हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सभी की सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी सीटेट की फर्स्ट क्लास है जो हम पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है उसको अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है उसमें आपने देखा होगा नीचे नोट करके लिखा हुआ मेंशन में सीटेट के सेकंड पेपर का अगर सिलेबस आपने डाउनलोड किया होगा तो कि हमने 1 से लेके 8 तक कि जो एनसीईआरटी है उसको रेफ़र करना हो और डीपली तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे। और आप सब जानती हैं 20 अगस्त के पेपर को देखकर और आपने ऑनलाइन पेपर भी आपने देखे होंगे तो बहुत ही डीपली तरीके से और टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन के आए हैं और सारे के सारे एनसीईआरटी के थ्रू आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी के द्वारा ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ साइंस की क्लासें भी आपकी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसलिए मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से आप सभी यहाँ पर क्लास ले ली है। तो इसलिए इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक भी ज़रूर बने रहिएगा। और इसमें यहाँ पर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी सीटेट की तैयारी आपके दोस्त, आपकी फ्रेंड्स, आपकी छोटी बहन कोई भी कर रही है तो उनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और आप भी चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ। तो शुरू करते हैं। एक बालिका तो रसीदा अचानक अखबार पढ़ती है और जब अखबार पढ़ती है तो अखबार की उसकी हेडलाइन जब उस एक हेडलाइन पर नज़र पहुंचती है तो वो हेडलाइन होती है कि 100 साल पहले। तो जब उसने ये पढ़ा कि 100 साल पहले तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन उठे। एक तो रसीदा ने जानने की कोशिश की कि कैसे पता लगाएं कि हम 100 साल पहले हुआ क्या था, क्या होता था। ये 100 साल पहले की जानकारी को किस माध्यम से हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि हमें रेडियो के माध्यम से मिलती है, टीवी टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है, अखबार के माध्यम से मिलती है। तो ये तो कुछ समय पहले जो बीत चुका उस टाइम पे मिल जाती है, लेकिन अब तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि अब जानकारी एकदम वायरल हो जाती है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती। तो इनके ये जो माध्यम है इनसे क्या हो सकती है, हमें पास्ट की जो बीत चुका है उसकी जानकारी हमें वर्तमान समय में मिल जाती है। सीधा भी सोचती है कि जो पहले ज़माने के आदमी हुआ करते वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, या किस घरों में रहते थे। तो जो हम आखेट को उनको कहते हैं जो शिकारी होते हैं, जानवर का जो शिकार करते हैं वो शिकारी। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, जो पुरोहित होते हैं, शिल्पकार होते हैं, कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, या फिर वैज्ञानिकों के लिए है। तो नर्मदा नदी पर के स्थान कहाँ कहाँ हैं ये देखेंगे। और नर्मदा नदी पर शुरुआत कैसे हुई लोगों के रहने की, या वो कैसे रहा करते थे। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो ये मैप है, मैप में जो नर्मदा नदी है वो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। तो इस नदी के किनारे लोग रहते थे। इस नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले नदी के किनारे क्या करते थे, आदिवासी या जो लोग होते थे वो नदियों के किनारे अपनी झोपड़ी झुग्गी जैसे भी जहाँ भी अपने उन्होंने रहने का स्थान बना लिया वहाँ नदियों के किनारे ज़्यादा रहा करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता रहती थी और हर चीज़ में पानी का यूज होता था। और नदियों के किनारे जो सभ्यताएं थी वो उपजती इसलिए थी क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। जैसे कि अगर उन्होंने कृषि या जानवर पशुपालन हर चीज़ के लिए तो पानी की ज़रूरत होती है, तो वो नदियों के किनारे बच जाया करते थे। लेकिन उनमें से जो कुछ लोग हुए, आरंभिक जो लोग हुए, शुरुआती लोग, कुछ उनमें से कुशल संग्राहक थे, मतलब कि अपने चीज़ों को इकट्ठा करके किस तरीके से रखना है, या जो हम शिकार करते हैं उसको किस प्रकार से संजो के रखना कि आने वाले समय में अगर हमें ना मिले तो किस तरीके से हमें रखना होगा। तो इस तरीके से भी थे। साथ साथ में उस टाइम के लोग विशाल संपदा, जो जंगलों की विशाल संपदा होती थी उससे बहुत अच्छे से परिचित होते थे। और वो उनकी एक, मान लीजिए, एक अच्छा अटैच होता था जंगलों के प्रति। वो अपने भोजन के लिए, अगर वो खाने के लिए जैसे कि जड़ हुए, फल हुए, या कंदमूल जो मिला करते थे, या अन्य उत्पादन होते थे, वो उनको कहाँ से लेते थे, जंगलों से। और जंगलों से लेकर उनका संग्रह कर लेते थे जहाँ वो रहा करते थे। साथ ही साथ वो जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। और शिकार को क्या कहा जाता है, आखेट किया जाता है। और जो शिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, आखेटक कहा जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। वो अब है कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और किरदर की पहाड़ियों में क्या चीज़ सबसे पहले उगी, और ये सुलेमान पहाड़ी और किरदर की पहाड़ी कहाँ कहाँ हैं। अब मैं सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप है ये है। तो जो आप ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा जूम कर लेती हूँ इसको।
तो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, और उधर से हम देखें तो अफ़गानिस्तान के पूर्वी बॉर्डर पर सुलेमान की पहाड़ियाँ आप सब देख सकते हैं, ये हैं। और किरधर की पहाड़ियाँ हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये हमारी किरधर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो पहले वाले आदमी थे या लोग थे, उन्होंने क्या चीज़ उगाई, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का बन के आ सकता है। तो आप सभी को मालूम हो गया कि पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, ये सुलेमान की पहाड़ी और किरधर की पहाड़ी। तो ये दोनों पहाड़ियाँ इस यहाँ पर जो 8,000 वर्ष पूर्व आदमी रहा करते थे या स्त्री पुरुष रहा करते थे, उन्होंने सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का बन गया कि 8,000 वर्ष पूर्व, ये यहाँ पर ये जो वर्ष पूर्व है, इसका मतलब तो आशा करती हूँ आप सब जानते ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में ना तो मैं आप सभी को अंत में इसका मतलब समझा दूंगी, अंत में नहीं, बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 8,000 वर्ष पूर्व जो आदमी हुआ करते थे या स्त्री पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूं की फसल और जौ की जो फसल है वो कहाँ उपजाई थी, वो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के पास कुछ स्थान है, वहाँ पर उगाई थी। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे, मतलब कि एक समुदाय बनना शुरू हो गया था उनका, मतलब कि एक गांव बसाना हो गया था शुरू। अब देखते हैं, तो सुलेमान की और किरधर की पहाड़ियों के आसपास गेहूं और जौ की फसलें प्रथम बार उगी थी, सबसे पहले उगी थी। और गोरा और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियाँ देखते हैं, गोरा और, तो गोरा की पहाड़ी तो हमारी ये है मेघालय में, मेघालय की, ये मेघालय ही है। तो मेघालय की पहाड़ी, वो गोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय में। और जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ वो है मध्य प्रदेश में, ये वाली पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, और यहाँ पर मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, किरधर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी में क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले हमें गेहूं और जौ की फसलें उपजाई गई थी आदमियों के द्वारा, स्त्री पुरुषों के द्वारा। और यहाँ पर हम विंध्याचल पहाड़ी और गोरा पहाड़ी में देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया था, वे उपजाया गया था। और वह स्थान कौन सा है, विंध्याचल के उत्तर में स्थित है, मतलब कि जो विंध्याचल की मैंने पहाड़ियाँ बताई हैं उसके उत्तर में स्थित है, मतलब ऊपर की साइड में स्थित है। तो ये सारा मैप है, आप सभी को ध्यान से ये देख लीजिए, मैंने और जूम कर दिया, ठीक, ये है। अब देख लेते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कहाँ पर हैं। तो सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान के से निकलते हुए, पंजाब से होते हुए ये गिर जाती है अरब सागर की खाड़ी में। अब आप समझेंगे कि पंजाब कहाँ, देखो पंजाब का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो है अपने, सॉरी ये थार, मैंने राजस्थान का अटैच कर दिया। जो पंजाब का हिस्सा है वो थोड़ा सा ही अपना भारत में है, बाकी का जो हिस्सा है वो सारा का सारा पाकिस्तान में चला गया है। तो ये पाकिस्तान, जो पंजाब का नाम ले रही हूँ ना, वो है पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक। तो ये है हमारी सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मिलान में आ सकता है, ठीक। तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये कहाँ पंचतंत्र बनाती है, इसलिए पंचतंत्र होने की, 5 नदियों का होने के कारण पंजाब को नाम रखा गया था, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो पंजाब नाम रखा गया था। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियाँ हैं किसकी, सिंधु नदी की। आई होप आपको समझ में आ गया। वो सिंधु नदी है कहाँ, ये निकलती भारत में, कहाँ से निकलती, तो इधर से चीन की बॉर्डर के साइड से है, लेकिन होते हुए कहाँ से जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए जाती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदी कौन सी होती है, जो एक बहुत बड़ी नदी से, मतलब जो सबसे बड़ी नदी होती है उस नदी से मिलती हैं, या उस बड़ी नदी से मिल जाती हैं जाकर छोटी छोटी नदियाँ, वो हमारी सहायक नदियाँ हैं। छोटी छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहते हैं, अगर वो नदी बड़ी नदी से जाकर मिल जाए तो।
तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक मतलब शुरुआती नगर, यहाँ पर फोकस करना आप, शुरुआती आरंभिक नगर, यहाँ पर नगर नाम दिया गया ना कि गांव। नगर का मतलब आप सब जानते हैं एक अच्छा खासा सुव्यवस्थित और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें ऐसी चीज़ें लगाई हों जैसे कि आजकल के हम देखते हैं आधुनिक महानगर या नगर, इस तरीके के आरंभिक नगर फले फूले कहाँ पर, सिंधु घाटी नदी पर और उनकी सहायक नदियों पर किनारे पर। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन जो हम यहाँ पर बात हो रही है सिंधु घाटी, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का जो शुरुआत हुई थी वहाँ पर नगर बसे थे वो हुए थे 47 वर्ष पूर्व। और जो गंगा नदी है उनकी जो सहायक नदी है उसके जो उस पर जो इलाके बसे थे तो वो हुए थे 2500 वर्ष पूर्व। थोड़ा सा हम इधर भी ध्यान डाल देते हैं कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं या दक्षिण एशिया किन किन देशों को मिलाकर बनता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप सभी का। तो जो हमारा आज का वर्तमान का भारत है उसको, साथ साथ में पाकिस्तान को, उसके अपने भारत के बगल में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तथा म्यांमार आदि जो पड़ोसी देश हैं, इन देशों को मिलाकर क्या बनता है, दक्षिण एशिया बनता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पर आप सभी को पता लग गया होगा, यो आप देख लेना। फिर है एशिया, दक्षिण एशिया एक क्या है, महाद्वीप से छोटा है, मतलब एक जो महाद्वीप होता है उससे छोटा है, लेकिन इसकी विशालता तथा बाकी एशिया से, जो बाकी एशिया है उससे समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, मतलब जो दक्षिण एशिया है वो दूसरे एशियाओं से किस आधार पर बटा हुआ है, समुद्रों के माध्यम से, पहाड़ियों के माध्यम से तथा पर्वतों के बड़े होने के माध्यम से। इसे क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक वह है कि गंगा तथा उसकी सहायक सोन नदी को पता लगाएं। तो चलो मैप पे, तो उसकी गंगा नदी हमारी कहाँ पर है, गंगा नदी है हमारी ये जो है उत्तराखंड से निकलती है तो यहाँ उत्तराखंड से निकलकर वो यहाँ पर पश्चिम बांग्लादेश की में जाकर गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद अमरकंटक पहाड़ है, वहाँ से निकलने के बाद ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पूर्वी साइड से निकलती है और हमारी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई सोन नदी। तो इसमें क्या उपजा ये देख लेते हैं। आपको मैंने बता दिया ये क्या है, हमारी सोन नदी है और ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश से। ठीक, और यह है हमारी सहायक नदी गंगा नदी की, जिसको हम कहते हैं सोन नदी। वैसे तो गंगा नदी की और भी सहायक नदियाँ, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, सोन नदी की। तो इसका पता लगा लेते, पता लगा लिया। अब गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाया जाता था, मगध कहलाया जाता था। मगध वही जो आज के नाम, जो जिसका आज नाम है बिहार, बिहार के नाम से जाना जाता, वो बहुत समय पूर्व क्या था, मगध था। मगध एक 16 जनपदों में से सबसे बड़ा और विशालकाय शासन यहाँ पर हुआ है। मतलब कि ये कह सकते हैं जो शुरुआत हुई है यहाँ पर नगरों की, महानगरों की, मगध से ही शुरुआत हुई है हमारे प्राचीन इतिहास की, ये कह सकते हैं, नाम से जाना जाता है। इसके सहायक शासक जो हुआ करते बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था उन्होंने। आप उसमें से जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट हुए, इन्होंने एक ऐसा अखंड भारत बना दिया था कि आप सब जानते होंगे जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना हुई थी। मतलब कि भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर भी इस तरीके की राज्यों की क्या हुई थी, स्थापना। जैसे कि मैंने 16 जनपदों का नाम लिया था, उनमें से एक मगध था और मगध में से ही शुरुआत हुई थी यहाँ पर किस चीज़ की, शासक की। सबसे विशाल साम्राज्य था यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं यहाँ के राजाओं का। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे कि पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों आदि समुद्र के कारण यात्राएं जोखिम भरी तो हुआ करती थी, लेकिन फिर भी यात्रा करे बगैर नहीं चूकते थे
बहुत समय पहले के इंसान। अतः कभी भी लोग यात्रा की तलाश में काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इधर से उधर जाया करते थे, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। आपने कलिंग युद्ध का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं, तो वो भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों से संबंधित, जहाज़ों से आना जाना, मूल्यवान वस्तुओं को लेके आना लेके जाना, और कुछ धार्मिक गुरु हुए बाहर से, ईरानी, यूनानी, पुर्तगाली, सारे के सारे आए भारत में, अपनी संस्कृति भी लेके आए, और यहाँ से हमारे भारत की संस्कृति भी बाहर गई। तो इस तरीके से आदान प्रदान हुआ और आना जाना हुआ इंसानों का। तो यहाँ पर जो हुई थी, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान या एक दूसरे को जानने का अवसर मिला हमें। अब देखते हैं आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, मतलब यात्रा करने का कारण क्या है। आप सब जानते हैं जो हमारा उपमहाद्वीप है वो हमारे मतलब जो प्राकृतिक नेचर के हिसाब से बटा हुआ है, जैसे कि दक्षिण भारत हुआ, उत्तरी भारत हुआ, पूर्वी भारत हुआ या पश्चिमी भारत हुआ। तो इस तरह से हम क्यों कहते हैं, या कभी आपने सोचा है कि जो हमारा भारत है वो 4 हिस्सों में वर्गाकार तरीके से डिवाइड क्यों नहीं होता। आपने हर किसी के उत्तर प्रदेश का नक्शा देख लो, वो अलग है बिल्कुल, जैसे कि हाथी के समान नक्शा है। बिहार का देख लो वो अलग नक्शा है, छत्तीसगढ़ का अलग, देख मध्य प्रदेश अलग, राजस्थान का अलग। मैप एक सा ही क्यों नहीं है, सबका अलग अलग क्यों है। तो पता है ये किस वजह से डिवाइडेड हुए हैं। इसी तरीके से महाद्वीप उपमहाद्वीप भी अलग अलग डिवाइड हुए। तो वो इनका जो डिवाइड हुआ ना, बटना है, वो जैसे कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र के हिसाब से बटे हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए दक्षिण भारत की साइड में, उत्तर भारत की साइड में और पश्चिम भारत की साइड में पहाड़ पर्वत, और उत्तर में हिमाचल, नदियाँ वगैरह निकलती हैं, अगर हिसाब से अगर सीधी लाइनों से बढ़ते, तो आप जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, किस वजह से, कि ये नदी उधर, ये इधर, ये पहाड़ उधर, ये तो ये प्राकृतिक तौर पर बटे हुए हैं। हमारा जो नक्शे बने हुए हैं पहाड़ियों के हिसाब से, पर्वतों के और समुद्रों के हिसाब से हमारे क्या प्राकृतिक सीमा का निर्धारण हुआ है। ये अब जो मैप बने हुए हैं इनका निर्धारण हुआ है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का कोई पार करना आसान नहीं है। ये सिर्फ हमने प्राकृतिक तौर पर बांट दिए हैं, और ना ही ये अलाउ है कि तुम दक्षिण भारत में नहीं जा सकते, या उधर पूर्वी भारत नहीं जा सकते, या उत्तरी भारत नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक निर्धारण कर दिया गया किसके तौर पर, पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्र के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। जिन्हें ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर कुछ लोग आए और कुछ बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि मिली। कई सौ वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तकनीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक, जैसे कि आजकल भारत में, आजकल नहीं वर्तमान युग भारत में, हम ये कह सकते हैं आधुनिक भारत में, हमने चाइनीज भोजन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। भाई साहब, भारतीय भोजन खाए बगैर भूखा सो सकता है इंसान, लेकिन मोमोज, बर्गर्स, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों के बगैर सो नहीं सकता। साथ साथ में घर में भी कलेश अच्छी तरीके से हो सकती है अगर ये खाने को नहीं मिल जाती। तो हमने क्या हुआ है, वो उधर का भोजन का नए नए जो तरीके हैं वो हमने अपने लाइफ स्टाइल में अपना लिए हैं, और अपने भारतीय संस्कृति के जो भोजन है उनको खाने से भी खाते तो हैं, लेकिन इतना वो नहीं देता जितना कि इन चीज़ों के लिए दिया जा रहा है। इट मीन्स कि चीन का वो है ना प्रभाव हम पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये अब है देश, हमारे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा ये जानते हैं। ठीक, तो देश का नाम, हमारे देश के लिए प्राय कौन कौन से इंडिया और भारत के नामों का प्रयोग किया गया है। तो जो इंडिया शब्द है ना वो ईडस शब्द से निकला है, और इस इंडिया शब्द को जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। किसको, इंडिया शब्द को क्या कहा जाता था, सिंधु कहा जाता था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक, इसे आप एटलस में जब देखोगे आपके पास एटलस होगा, और एटलस क्या है, एक प्रकृति का नमूना बना हुआ है, उसको हम एटलस कहते हैं, पृथ्वी का नमूना जिसको कहते हैं। वहाँ पर देखेंगे तो जो ईरान के लोग हुआ करते थे, आए थे हमारे भारत में, और ये जो यूनान के लोग आए थे भारत में, तो इनसे सिंधु नाम कभी नहीं निकला, मतलब उनकी ज़बान से सिंधु नहीं निकला।
नहीं निकला। तो ये जो इंडस नाम दिया था, पता लगाओ, तो लगभग जो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था। क्या कहा था? सिंधु को हिदोस कहा था। क्या? हिदोस, या जिसको हम कह सकते हैं इंदोस। और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। अब जब वो सिंधु नदी तक आ गए, ठीक, सिंधु नदी के पूरब में हमारा ही भारत है, पूरा पूरा जो भारत है वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनसे सिंधु तो कहा नहीं गया, हिंदोस या इंदोस कहा गया। ठीक, तो उस वो इसलिए इसलिए उनको हिंदोस पिंदोस जब जब उनसे जबान नहीं सही तरह से निकली तो उन्होंने सीधे इंडिया बना दिया। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने क्या कहा फिर? इंडिया कहा। और जो भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया गया था। मतलब जो भारत नाम है, ये जो उत्तर पश्चिम मतलब कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो आधा उत्तर प्रदेश पश्चिम की साइड में आता है, उत्तर पश्चिम की, तो यहाँ पे जो आदमी रहा करते थे, जो आदमियों का समूह रहा करता था, ये शब्द जो हुआ निकला था वो 19 आदमियों के लिए निकला था कि भारत का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह के का उल्लेख कहाँ मिलता है? संस्कृत की आरंभिक लगभग जो 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, फिर किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। अब थोड़ा हम अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब तरीके हैं हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, जैसे कि पांडुलिपि से जानते हैं, अभिलेखों के द्वारा जानते हैं, पुरातत्व विभाग खोज करता है, कपड़ों के माध्यम में, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से पता चलता है। तो जानकारी कैसे कैसे जुटी, ये कैसे कैसे मिली? सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पांडुलिपि से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि होती क्या है? पांडुलिपि एक वो होती है जो एक पेड़ की छाल होती है, उस छाल पर अपने हाथ के द्वारा जो लिखित होता है या लेख होता है, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। हाथ के द्वारा लिखित लेख पांडुलिपि लेख कहलाता है। तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये जो पेड़ की छाल, कौन सी? भुर्ज पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपि है। तो जान लेते हैं पांडुलिपि को। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर भुर्ज पेड़ या फिर किसके? ताड़ के पत्तों, ये ध्यान रखना, दो तरीके से हो गया। तो यहाँ पर इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना तथा पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाई? पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो नाम होता है उसको कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। क्या होता है? मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द जो लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द के कौन से? मेनू, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला है। मतलब कि पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये क्या है? पांडुलिपि है। और पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखित, पेड़ की छाल से हाथ से द्वारा लिखित लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कुछ कीड़े खा गए, कुछ उपलब्ध हो गई, और जो मिली या जो बची कुची थी वो कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में या विहारों से प्राप्त होती हैं। तो इन पुस्तकों से हमें किस किस के माध्यम को या किन किन चीज़ों को हम जान सकते हैं? जैसे कि धार्मिक मान्यताएं पहले समय में क्या हुआ करती थी, या व्यवहारों को, या राजाओं के जीवन को, औषधियों के बारे में, विज्ञान आदि के प्रकार के विषयों की चर्चा हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जैसे कि महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इसमें से कोई कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, और जबकि कई अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी लिखे हुए हैं। मतलब कि भाषाएं कौन सी? प्राकृतिक भाषा भी और तमिल भाषा में भी लिखे हुए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। आम लोग मतलब जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा को कह सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अब हम जो
जो 100 साल पहले हुआ करता था उसका अध्ययन हम किसके माध्यम से भी वो कर सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से। अभी आपने पढ़ा पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब से हाथ के द्वारा पेड़ की छाल पर लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। और अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं पत्थर पर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं, ये जान लेते हैं यहाँ पर कि 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कांधार से, कांधार रिलेट करो, कांधार कहाँ था, कांधार के नाम से कुछ याद आ रहा होगा। कांधार की कोई महारानी हुआ करती थी, महाभारत से संबंधित है ये कांधार। तो ये कांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में हुआ करता था। तो इट मीन्स जो अफगानिस्तान वर्तमान में है ना, वो हमारे भारत का हिस्सा है, ये समझ लीजिएगा। तो कांधार में है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करा गया था। अब ये अशोक कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा है। कौन है, ये बेटा है। अब अशोक के से आदेश पर ये उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में कक्षा 7 में पढ़ाएंगे और कुछ हम। तो तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि क्या कहलाती है, सबसे पहली बात लिपि होती क्या है। लिपि वह होती है जो हमारे अक्षर बनाते हैं हम, और तथा कुछ का संकेत होते हैं, उन संकेतों से बना होती है। लिपि अक्षरों और संकेतों से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे छोटा बड़ा, वो क्या हमारी एक लिपि है। ठीक, वो संकेत हैं पढ़ने के, समझने के, लिखने के, वो जो हम लिखते हैं वही हमारी लिपि कहलाती है। अक्षर जो लिखते हैं वो हमारी लिपि कहलाती है। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो ये लिपि क्या है, अक्षर जो हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, मतलब कि किस क्षेत्र में, अफगानिस्तानी वाले क्षेत्र में, यूनानी और अराइमेइक नामक दो अलग अलग विभिन्न लिपियों के द्वारा या भाषाओं के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर यूनानी और अरमाइक भाषा से या लिपि के द्वारा ये जो लेख है मिला। ये है कहाँ का, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के कांधार का। किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। ठीक, तो रानी इस पे भी वही मिलता है जो उन पे मिलता है कि राजा रानी किस तरह से रहते थे, क्या करवाया था, किस टाइम बना था, ये सब मिल जाता है। अभिलेख के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभिलेख वो जो पत्थरों पर लिखा गया लेख है, और पांडुलिपि वो जो हाथ के द्वारा लिखी हुई पेड़ों की छाल पर लिखा हुआ लेख पांडुलिपि कहलाता है। ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके अतिरिक्त वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, जो भविष्य में जो घटनाएं, जो पास्ट में या भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं कई सौ साल वर्ष पूर्व या पहले, तो उनका जो अध्ययन करते हैं उन व्यक्तियों को हम पुरातात्विक कहलाते हैं या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, ठीक, का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या उनका खोज करते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसका कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक देखते हैं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, मतलब कि ये घड़ा है, इसको इससे पात्र कहा जाए। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ करता था, जैसे कि ये है। तो आप इसमें रेड कलर का आपने देख लिया होगा, डिजाइनिंग है, पीले कलर का। ये एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये हो गया सिक्का। और इस सिक्के का उपयोग 2500 वर्ष पूर्व हुआ होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। कैसे है, बिल्कुल अलग है। अब आजकल के अपने सिक्के कैसे चल रहे हैं, गोल, बिल्कुल गोल और कुछ अलग। ठीक, तो पात्र ऐसे हुआ करते थे, सिक्के ऐसे हुआ करते थे। अब इसके बारे में जान लेते हैं, अध्ययन करते हैं। ये अब किसके पुरातात्विक विधि के बारे में जानते हैं, वो किस किस का अध्ययन करते हैं, बता दिया। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी, धातुओं से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जैसे
तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले, मतलब ऐसे तत्व जैसे कि अभी कुछ समय रिसेंटली ही ऐसी होंगे 2 साल के पास मेरठ में भी खुदाई हुई थी। इस तरीके से वो जो खुदाई के दौरान कोई वस्तुएं मिली, सिक्के मिले, धातुएं मिली, तो वो जो करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक विद कहलाते हैं। तो पुरातात्विक जो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं, इससे उन्हें ये जानकारी में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, जिन्हें अन्न के दाने अर्थात लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए पूर्व से बचे हुए रहते हैं। जैसे कि अब हम खाना बनाते हैं तो कुछ तो जल जाते हैं, कुछ ऐसे सुलगते रहते हैं और कुछ जलते ही नहीं है। तो इस तरह की बची हुई चीज़ें भी बहुत मुश्किल से मिली हैं। तो क्या पुरातात्विक विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो पांडुलिपियों और अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात 3 चीज़ें हो गई। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, पांडुलिपि, अभिलेख और जो पुरातत्व है, जो खुदाई करवा होती है उससे जो जानकारी मिलती है। तो इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का जो हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोत, कि इनके माध्यम से हमें क्या मिले, ये स्रोत हैं जो जिनके द्वारा हम जो भूतकाल है या जो बीत चुका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये नहीं आने वाला। बाकी अतीत का जो हुआ ये वो तिथियों के बारे में बता देती हूँ। जो ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह जब जन्म हुआ था तो उसको हम, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको हम मानते हैं शून्य। क्या मानते हैं? शून्य। ये हो गया शून्य, और शून्य में ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब इससे जो पहले हो चुका है, इधर से हम देख सकते 1 2 3, तो इससे हजारों साल या 3000 वर्ष ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ ये। तो जब इधर से संख्या चलती है तो कम हो, घटती भी चलती है। ठीक, सबसे पहले घटित हो गया वो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे बाद में जो घटित होगा उससे कम संख्या। इस तरीके से सन ईसा पूर्व लिखते हैं। तो शून्य जहाँ जन्म हुआ वो शून्य हो गया, और फिर जो जन्म के बाद जो घटित हुए घटनाएं वो ईसवी हो गई, 1 2 3, जो अब यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है और इधर घटता हुआ क्रम हो जाता है। इसको कहते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ इससे पहले वाली जो घटनाएं घटी वो ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी वो ईसवी में लिखी जाती हैं, एडी और ईसा पूर्व, इसको कहते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है आप सभी के। तो ये होती है तिथि। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं, अब फिर हमारा आज का टॉपिक या आज का ये जो कब कहाँ क्यों कैसे बिल्कुल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तिथियाँ हैं अंग्रेजी में बीसी, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, मतलब कि बीसी, या जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है क्राइस्ट से पहले, मतलब जो ईसा मसीह थे उनको क्राइस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। उनके जन्म से पहले की तिथि को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिख पाती हो। यह डामिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का उपयोग होता है। सीई का अक्षरों का उपयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों ने बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी में किसका? बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक, तो उनको कहते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये हमारा कुछ कंप्लीट हो चुका है सारा टॉपिक, और वीडियो हो गई बहुत बड़ी। तो कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।